हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10 हम देख रहे हैं। और उसमें जो लास्ट लेटेस्ट टॉपिक देखा था वो हमने देखा था कि एनर्जी ऑडिट की क्या क्या मेथडोलॉजी है, क्या क्या उसकी विधियां हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें तीन चीज़ें होती थी: प्री ऑडिट, पोस्ट ऑडिट, ऑडिट फेज और पोस्ट ऑडिट। ठीक है, प्री ऑडिट, ऑडिट फेज और पोस्ट ऑडिट। तो ये यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा हो चुका था, आप देख सकते हो। प्री ऑडिट, ऑडिट फेज और पोस्ट ऑडिट। प्री ऑडिट के बारे में मैंने बताया था कि प्री ऑडिट क्या होता है कि एक तरीके से सर्वे का काम होता है, इनिशियल लेवल पे होता है, जब प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने वाला होता है उससे ठीक पहले जो साइट का विजिट होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक जो होगा आज वो होगा ऑडिट फेज। ठीक है, ऑडिट फेज के बारे में। ऑडिट फेज कब करते हैं? देखो, जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन करने लगता है, काम हमारा शुरू हो गया, ठीक है, और काम शुरू होने के दौरान, ठीक है, हम इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं और इसमें यूज करते हैं उन डाटाज़ को या उन चीज़ों को जो हमने प्री ऑडिट के दौरान किए थे। ठीक है, तो जैसे इसको आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप इसको एक हफ्ते से लेकर कई महीने तक रेगुलर इंटरवल पे कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपको इतने दिन में करना ही है। आप डेली अपने वर्किंग आवर के दौरान भी जा कर के इस ऑडिट को कर सकते हो। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने विज़िट पे आपने विज़िट किया अपनी साइट का, ठीक है, सामान्यतः आपने 2 घंटे समय निकाले और आपने विज़िट किया, या वीकली आपने हफ्ते में एक दिन का समय निकाला और विज़िट किया, देखा कि क्या संयंत्र हमारे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या ऊर्जा संतुलन की जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या प्रक्रिया इस्तेमाल हो रही है, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तो ये आप ऑडिट फेज जो है आप इंडिविजुअल भी कर सकता है, या ऑडिट फेज जो परीक्षक होता है, ऊर्जा लेखा परीक्षक होता है, उसके द्वारा भी की जाती है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या हम देखते हैं कि जो भी ऊर्जा की या स्रोत है, जैसे ग्रिड है या जनरेटर है, जहाँ पे मान लो आप पावर प्लांट की बात करते हो, पावर प्लांट में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जनरेटर होता है और ये हमें ग्रिड से मिलता है। ठीक है, ये हमारी बिजली प्रोड्यूस होने के बाद ग्रिड पे जाती है। ठीक है, तो उसकी क्या स्थिति है इसकी जानकारी लेंगे। क्या डेटा टैरिफ, मतलब क्या हमारे लागत आ रही है ऊर्जा की, ठीक है, क्या बिजली का बिल या हमारा कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसकी हम ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे संपीड़ित हवा है, कंप्रेस्ड एयर है, स्टीम भाप है, पानी है, कूलिंग वाटर, कूल्ड वाटर है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या वितरण हो रहा है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और क्या डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या हम इसमें क्या गुंजाइश है जहाँ पे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब कि एक बार हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, सपोज हमने भाप को इस्तेमाल कर लिया, और भाप को इस्तेमाल करने के बाद क्या दोबारा उस भाप को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पानी हमने जो इस्तेमाल किया, क्या दोबारा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर किस प्रकार की सर्विसेज मिल रही हैं ये चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम वगैरह देख करके जो प्रभावी आरेख बना सकते हैं कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या प्रक्रिया प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, कच्चा माल, ठीक है, मध्यवर्ती उत्पाद, मतलब कि क्या क्या हमारे पास सह उत्पाद बन रहे हैं जो अन्य उद्योगों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो फ्लाई ऐश होती है, जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला जलता है, ठीक है, वो कोयला क्या होता है, जो जलने के बाद जो उसकी राख बचती है ना, उसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हुआ ये वाला पॉइंट कि अगर कोई हमारे पास वेस्ट निकलता है, क्या उसको हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अदर इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और किस प्रकार की ऊर्जा खपत हो रही है। ठीक है, क्या क्या उपकरण वहाँ पे हैं, जो प्रमुख उपकरण हैं, क्या वो सही तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में एक जनरल आइडिया, एक जनरल इंस्पेक्शन होना चाहिए, और इसी के बारे में ये पूरा पॉइंट है। और कुछ कुछ डाटा आपको इकट्ठा करना, क्या क्या डाटा इकट्ठा करना, ये डाटा भी इकट्ठा करने हैं। जैसे कच्चा माल क्या है, उसके प्रकार क्या है, जो हमारे ऑपरेटर्स या उपकरण लगे हुए हैं टेक्निकल, ठीक है, उनकी किस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी उनकी क्षमता क्या है, उनका आउटकम क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें, और जो हमारी क्षमता क्या है उसका हम पूर्णतः इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
किस प्रकार का कचरा हमें मिल रहा है, कचरे की मात्रा क्या है, ठीक है। तो कचरा भी एक तरीके से वेस्ट की तरह, हम जब वेस्ट होता है उसको दोबारा यूज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ठंडा पानी, भाप, बिजली, संपीड़ित हवा, मतलब इसकी क्या कंडीशन है, मतलब कैसे इसको जब प्राप्त किया जा रहा है तो किस प्रोसेस से प्राप्त किया जा रहा है, तो क्या वो एफिशिएंट है या नहीं, दक्ष है या नहीं, ठीक है। तो एक बेसिक जानकारी यहाँ से लेना है। तो ये कब होता है, जब इंडस्ट्री हमारी रन करने लगती है ना, मतलब कच्चा माल हुआ, ईंधन हुआ, पानी, तेल, बिजली की आवश्यकता कब होती है, या मशीन हमारी कब ऑपरेट करती है, जब हमारी इंडस्ट्री रन करने लगती है, मतलब चलने लगती है, प्रोडक्शन हमारा शुरू हो जाता है। तो उस फेज में जो ऑडिट होता है उसको ऑडिट फेज कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है बेटा पोस्ट ऑडिट फेज। जब ऊर्जा ऑडिट, जब ये लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। लास्ट स्टेज मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे एक तरीके से जो आपने ऑडिट फेज किया है, ठीक है, लास्ट में आपको मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग करने के बाद कुछ फीडबैक बनते हैं, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक बनने के बाद एनर्जी का हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या प्रोजेक्ट में जो हमने एक एजम्पशन लेके चले थे कि इतनी हमारी ऊर्जा खपत होनी चाहिए थी, इतनी हमारी बचत होनी चाहिए थी, या जो भी हमने एक कैलकुलेशन किया था उस पर किस प्रकार का परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, या कुछ में डिफरेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं जो आपने कैलकुलेट किया, और जो आपने मान के चला था कि हमारा जब इंडस्ट्री हमारा होगा, रन करेगा, तो ये होना चाहिए था, ठीक है। जैसे तो उसके लिए क्या हुआ, आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करेंगे आप, ठीक है। पहले का डाटा आपके पास होगा स्टार्टिंग का, यहाँ पर भी आप मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये तब होता है जब हमारा लास्ट स्टेज होता है, जब हमको फाइनल एक इवेल्युएशन करना होता है, एक एक कहते हैं ना कि गणना करनी होती है फाइनली कि क्या हमको लाभ हुआ या हानि हुआ, या हमने अपने सही प्रकार से प्रोजेक्ट को रन कराया क्या नहीं कराया, उसमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई, ठीक है। क्या क्या वहाँ पे और हम गुंजाइश थी हमारे पास करने की, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और क्या नए कार्य को शुरू करना चाहिए या कुछ उसको कुछ समय के लिए, जैसे आपने इंडस्ट्री रन कराया, ठीक है, और आपने ऑडिट कराया, पोस्ट ऑडिट काम होने के बाद फिर आप कैलकुलेशन करते हो कि क्या हमको अगला प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए या नहीं शुरू करना चाहिए, क्या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसको हम सही करेंगे। तो ये सब काम ही होता है ऊर्जा लेखा परीक्षक का, जो आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर आपको लगा कि नहीं यार हमारा इंडस्ट्री में थोड़ी हमारी मशीनें हैं वो ज़्यादा लॉस में चल रही थी, तो आप बिल्कुल अपने प्रोडक्ट रन नहीं कराओगे, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है या किस टेक्नोलॉजी पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे, है ना। तो फाइनली यही है कि अच्छे तरीके से इसकी पैमाइश कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना कि क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद दोबारा इसको रन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब मॉनिटरिंग करने के बाद, डाटा इकट्ठा करने के बाद और सब कुछ करने के बाद सब कुछ सही है, तो बिल्कुल हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी इसमें रन करेगा। तो इसी के बारे में ये मेंशन करता है। फाइनली जो हम एक मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग मतलब ये होता है ना निगरानी करना, ठीक है। एक निगरानी करेंगे, उसका फीडबैक देंगे, ठीक है, फीडबैक देंगे और ये देखेंगे कि क्या फर्दर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, और अगर है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये काम होता है ऊर्जा लेखा परीक्षक का, ये एक स्टेज होता है। अब एक टॉपिक आता है कि एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे कोई भी ऊर्जा लेखा परीक्षक है तो वो किसी साइट पे चलता है या कहीं भी है, वो किसी जगह काम कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री में है चाहे वो कहीं भी है, उसके पास कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, इलेक्ट्रिशियन के पास फ्लास, टेस्टर, ऐसे है ना। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक एनर्जी ऑडिट के काम आते हैं, चाहे वो ऑडिट के व्यक्ति के पास होना चाहिए या फिर वो एनर्जी ऑडिट के काम ओवरऑल आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक ही इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कहीं ताप का मापन हमको 50 डिग्री सेल्सियस करना है, कहीं ताप का मापन हमको 200 डिग्री सेल्सियस करना है, और कहीं ताप का मापन 50 डिग्री सेल्सियस करना है। तो दोनों के लिए ताप नापने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। सबको आप थर्मामीटर से नहीं नाप सकते हो, थर्मामीटर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बदलेगी वैसे वैसे हमारे तरीके बदलेंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बदलेंगे। तो कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो क्या है
कि एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना हमारे किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और विद्युत में कुछ पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर मतलब समझ लो कि जैसे वोल्टेज एक पैरामीटर है, करंट धारा, ठीक है, पावर फैक्टर, है ना, ये सब पैरामीटर है, ठीक है। और पावर हुआ, ठीक, सब पैरामीटर है। तो बेसिक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जैसे इंडस्ट्री है, जैसे हमारा कोई कंपनी है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी डिमांड कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या वहाँ से कोई गैसेस निकल रही है, क्या कोई वेस्ट गैस निकल रही है क्या, जो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टर्म्स की चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे पावर नापना है, करंट नापना है, वोल्टेज नापना है, पावर फैक्टर नापना है ना, फ्रिक्वेंसी नापनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट, मोटर की स्पीड नापनी है, ठीक है। तो कैसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो आपके पास ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अब आपको पावर नापनी है, पावर भी मैंने बता चुकी है, 3 प्रकार की पावर होती है। तो किस तरह का पावर नापना है, तो किस तरह का पावर फैक्टर मीटर इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी नापनी है तो फ्रीक्वेंसी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। करंट नापनी होती है तो अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। पावर फैक्टर नापना, पावर फैक्टर मीटर होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल के मापदंड होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें होती हैं, उसको नापने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक होता है बेटा फ़ारेड, ठीक है। फ़ारेड का काम क्या होता है, तो फ़ारेड बेसिकली क्या करता है कि एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के पैमाने को पढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं भी आपका कोई प्रोसेस हो रहा है, कहीं बर्निंग ही हो रही है, बर्निंग मतलब जलाना हुआ, दहन हो रहा है, तो दहन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और CO2 भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं कि हम कुछ केमिकल प्रोसेस, कुछ घोल प्रक्रिया द्वारा हम अपने इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है, क्या उसकी स्थिति है, इसको इसका आकलन किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं, और इसके लिए एक यूज किया जाता है मेथड, ऑरसेट मेथड। तो ऑरसेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं इस फेराइड प्रोसेस, इस फेराइड के द्वारा, उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जो गहरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। और फेराइड की सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि ये संकेतक की तरह काम करेगा और आपको बता देगा कि इजीली बता देता है कि ऑक्सीजन की मात्रा या फिर CO2 की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास इससे जानकारी क्या मिलती है कि जो हम कोल या हमारा कोयला है उसको हम दहन कर रहे हैं, ठीक है, क्या कोयला पूर्ण रूप से जल रहा है या नहीं जल रहा है, क्योंकि आप तो जलाने के लिए ऊर्जा दे रहे हो ना, आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया है कि उसको जले। तो कम्प्लीटली अगर जले या नहीं कोयला, तो आपका तो क्या है, आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा, आपका नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बढ़ जाएगा। फिर है जैसे मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर का आपको पता है कि मैनोमीटर का काम बेसिकली किस लिए करते हैं कि दबाव नापने के लिए, प्रेशर नापने के लिए। जैसे मान लो इंडस्ट्री में क्या है कि जैसे बॉयलर है, ठीक है, भट्टियाँ हैं, पंखे हैं, ब्लोअर है, कुछ भी है, तो उसमें जो होता है प्रेशर के थ्रू, एयर प्रेशर जो है ना पाइप के द्वारा दिया जाता है। ऐसे एयर प्रेशर जो है एक पाइप के द्वारा, जैसे एयर पाइप है और यहाँ पे कुछ ब्लोअर लगा हुआ है, तो इसमें कितना एयर का प्रेशर है, ठीक है, ये नापना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि एयर प्रेशर की जो ये पाइप्स होती है ना, पाइप चोक हो जाती हैं। चोक मतलब कि कुछ न कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कोल के पार्टिकल्स ही आ जाते हैं, कोयले वाले, या कुछ ऐसा चूक हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। या कभी कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो पाइप के फटने का खतरा होता है कि पाइप कभी भी ब्लस्ट कर सकता है। तो एक चीज़ ये है कि हमको मैनोमीटर के द्वारा हम प्रेशर को नाप सकते हैं, किसका, जो भी हम पाइप के द्वारा हवा का इस्तेमाल, एयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। एक पिटोट ट्यूब होता है, इन्होंने बताया है कि पिटोट ट्यूब क्या होता है,
उसको पिटोट ट्यूब को जब हम किसी छेद के लाइन में जब ले जाते हैं और मॉनिटरिंग होल के पास उसको ले जाते हैं, तो वो हमको सीधे पैरामीटर बता देता है, एक रीडिंग बता देता है, ठीक है। और रीडिंग के तहत हम पता चल जाता है कि हमारी ये रीडिंग आ रही, प्रेशर कितना है। तो बस आपको मोटा मोटा ये जानना था इसमें क्या होता है। अब देखो होता है कि एक कंबशन गैस एनालाइज़र, तो कंबशन गैस एनालाइज़र इसे नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे दहन होता है, ठीक है। दहन किसका? गैसों का। तो मैंने बताया कि जब भी कोई क्रिया होती है इंडस्ट्री में, फिर रासायनिक क्रिया होती है, तो बहुत सारे गैसेस भी निकलती हैं, बहुत सारी विक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब वेस्ट गैसेज है ना। वेस्ट के मतलब ये सब एक तरीके से एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं और एक तरह से फ्लू गैस की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या गैस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी हम कंपोनेंट चला रहे हैं, क्या टोटली कंबशन हो रहा है, टोटली उसका दहन हो रहा है। कैसे पता चलेगा? CO2 की मात्रा, जैसे हमने एग्जांपल लिया CO2 है, हमने CO2 को देखा तो पता चल गया कि यार कार्बन का कितनी मात्रा है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा है ना। कार्बन की मात्रा में क्या चल गई, ऑक्सीजन की मात्रा पता चल गई, तो हम कह सकते हैं कि CO2 का जो है ये हमारा केमिकली कंपोनेंट हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो हम ये पता कर सकते हैं क्या हमारा दहन जो है वो क्या बढ़िया तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कंबशन का, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इसमें उपकरण होते हैं, जैसे CO2 के अलग नापने के, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को अलग नापने के, सल्फर ऑक्साइड को अलग नापने के। तो इसमें हम यही करते हैं, ठीक है। बेसिकली मात्रा देखते हैं कि गैस की मात्रा, जो हमारी जली हुई गैस है, उसमें कितने कितने कंपोनेंट्स की मात्रा क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे कि ईंधन दक्षता मॉनिटर, ठीक है। अब ये क्या है? देखो ये भी वही तरीका है, एक तरीके से ईंधन की दक्षता, मतलब ईंधन कितना बेहतरीन तरीके से वो टेम्परेचर देता है या जलता है, कंबशन होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, क्योंकि मॉनिटर का इस्तेमाल करते हो, तो मॉनिटर मतलब कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। थोड़ा हाई चीज़ है। तो इंडस्ट्री में आपको ये भी मिलेगा कि फ्लू गैस जैसे है हमारा, ऑक्सीजन है, उसके तापमान को बताएगा, ठीक है। फ्लू गैस के ऑक्सीजन और तापमान को मापता है। तो ये भी सेम तरीके से कि दक्षता की गणना करता है कि कितनी एफिशिएंसी हमारी है, ठीक है, जो भी हमारा कंपोनेंट चल रहा है। अब संपर्क थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर का मान टेम्परेचर ही बताना है, ठीक है। कई तरह के टेम्परेचर मापने की डिवाइस हमारे पास होती है इंडस्ट्री में। तो जैसे गैस का प्रवाह, गर्म हवा है, कितना उसका टेम्परेचर है, ठंडा टेम्परेचर है, तो कॉन्टैक्ट टेम्परेचर इसका इस्तेमाल करते हैं। करके क्या है कि जैसे पाइप के साथ ही इसको यहाँ पे बिल्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पे जो भी गैस का प्रवाह हो रहा है या जो भी लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर बता देगा आपको। तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताप को नापने के लिए, ठीक है। ताप को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और होता है एक अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर क्या होता है? देखो, फ्लो मतलब क्या हुआ? प्रवाह। तो ये तो प्रवाह नापने के काम आता है, ठीक है, प्रवाह नापेगा। प्रवाह मतलब किसका? देखो प्रवाह या तो तरल का होगा या तो गैस का होगा। जैसे लिक्विड है, अगर तरल है, ठीक है, प्रवाह हो सकता है, या गैस का प्रवाह हो सकता है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है, हवा हो सकती है। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर एक एडवांस तरीका है फ्लो को नापने का। इसमें क्या करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक रेज होती है, रेडिएशन होती है, विकिरण। अगर आपने पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह जो लोग कराते हैं, उसमें यही होता है। अल्ट्रासोनिक मतलब एक तरह का वेव है, एक तरह का विकिरण है। इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारी पाइप ये हमारी पाइप है, ठीक है। इस पाइप की डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या किया ना कि दो किया, इसके डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो कराया, इसके डायरेक्शन में एक फ्लो कराया, इस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा अल्ट्रासोनिक वेव, और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराया। हमने दो डायरेक्शन में अल्ट्रासोनिक रेडिएशन किया, ठीक है, एक धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। धारा मतलब फ्लो की विपरीत दिशा में। और फिर हम दोनों का रिलेटिव टाइम देखते हैं।
मतलब इस दिशा में जो जा रहा है हमारा फ्लो और इस दिशा में जो विकिरण जा रहा है, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल देखते हैं। जब टाइम इंटरवल देखते हैं तो पता चला कि टाइम इंटरवल हमें अलग अलग मिलेगा। अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमको एक पैटर्न समझ में आता है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के बीच की स्पीड क्या है, ठीक है। और उस आधार पे हम ये कहते हैं कि ये जो फ्लो है, इस फ्लो के प्रवाह का दर क्या है, प्रवाह की दर क्या है, तो ये जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पारगमन समय होता है और एक होता है डॉपलर होता है। पारगमन और डॉपलर, ठीक है। पारगमन को हम ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक रेडिएशन भी कहते हैं। देखो इसमें अंतर क्या होता है ना, अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो ट्रांजिट टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। जैसे मान लो एकदम पानी है, ठीक है ना, साफ पानी है, उसका प्रवाह नापना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांजिट टाइम वाला, ठीक है, पारगमन वाला। और जहाँ पे थोड़ा अशुद्धि वाला है हमारे पास, जैसे कीचड़ टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी बहुत सारे मिक्स गैसेज होती हैं, थोड़ा लिक्विड भी है, गैसेज भी हैं, ठीक है, थोड़ा गंदे तरल पदार्थ होते हैं ना, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉपलर वाला, ठीक है। इतना बस जान लेना, 2 लाइन और इसमें लिख सकते हो कि जो पारगमन या ट्रांजिट वाला होता है वो हमारा साफ तरल के प्रवाह को नापता है, ठीक है, उसकी निगरानी करता है। और डॉपलर वाले में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो गंदा तरल होता है, थोड़ा अशुद्धि होती है, उसके लिए वो बेनिफिट ज़्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। इससे हम प्रवाह की गणना कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक रेडिएशन से या अल्ट्रासोनिक रेस के द्वारा। अब आता है कि थर्मामीटर का एक और टाइप है, ठीक है, वो है कि गैर संपर्क इंफ्रारेड थर्मामीटर। अब जैसे कि एक थर्मामीटर हमने ऊपर देखा, वो संपर्क वाला था, ठीक है, संपर्क वाला था। कांटेक्ट मत संपर्क मतलब क्या कि जैसे हमको पाइप है ना, हमारे पाइप से कांटेक्ट किया तो हम सीधे बता देगा यार ये टेम्परेचर दे रहा है ना, 100 डिग्री सेल्सियस है तो बता दिया, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास भट्टी है, ठीक है ना, भट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना अंदर का, जहाँ फर्नेस है, जहाँ जल रहा है, ठीक है। तो फर्नेस का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थर्मामीटर को भेज नहीं सकते, तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इंफ्रारेड थर्मामीटर का, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मामीटर एक तरह का, इंफ्रारेड क्या, एक तरह का रेज है, जैसे अल्ट्रासोनिक रेज है या विकिरण है, वैसे ही इंफ्रारेड जो है एक तरह का विकिरण है जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त विकिरण, ठीक है, अवरक्त विकिरण। तो इसको संपर्क पे नहीं लाते हैं, इसको अवरक्त विकिरण का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली ना कि हम जैसे जहाँ पे हमको टेम्परेचर नापना होता है, ठीक है, वहाँ पे एक लेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं इस थर्मामीटर में। और क्या होता है कि वहाँ से जो रेडिएशन निकलती है, किससे, फर्नेस से, भट्टी से, उसको डिटेक्ट करता है लेंस, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो डिटेक्शन मिलता है टेम्परेचर का, उसको हम विद्युत संकेतक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैक्सिमम इंडस्ट्री में आपको यही मिलेगा कि किसी भी फिजिकल यूनिट को, फिजिकल मतलब किसी भौतिक अवस्था में ताप दाब को, ठीक है, ताप दाब आदि को हम विद्युत सिग्नल में चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लेते हैं, जो हमारे लिए मॉनिटरिंग करना भी आसान होता है और इस पर क्रिया करना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि लेंस होता है, ठीक है, डिटेक्टर ऊर्जा एक, वहाँ पे हमको जो भी संकेतक मिला, टेम्परेचर हमको जो भी सेंस हुआ लेंस के द्वारा, लेंस क्या करेगा, लेंस सेंस कर लेगा वहाँ पे जो टेम्परेचर, तो उसको क्या करेगा फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और जब कन्वर्ट कर देगा तो आपकी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, वहाँ पर टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप जनरली वहाँ करते हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 400-500 से ऊपर ही टेम्परेचर होता है। जैसे भट्टियाँ होती हैं, थर्मल पावर प्लांट, जहाँ कोयला को जलाते हैं और उससे हम भाप बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हो। जैसे कोई इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पे ये हो रहा है, ओर का मतलब अयस्क के द्वारा धातु को निकाला जाता है, परिष्कृत किया जाता है, जैसे आयरन है, हाँ, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है ना। तो जब इनका हम
शुद्धिकरण करते हैं, इनको शुद्ध करके एक अयस्क से धातु निकालते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जहाँ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वहाँ इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है। ठीक है, चलो अगला है थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी में क्या होता है ना, देख लो, थर्मोग्राफी जो है ये भी एक तरीके का क्या करता है, नाम से ही क्लियर है, थर्मोग्राफी है, मतलब टेम्परेचर का सेंस ये भी करता है। ठीक है, अब जो भी ग्राफी है तो बेटा ग्राफ के रूप में करेगा, मतलब कि जैसे कोई भी हमारे पास इंफ्रारेड थर्मल मॉनिटरिंग के द्वारा, जैसे मान लो कहीं भी ठंडी या गर्म सरफेस है, ठीक है, उससे जो रेडिएशन निकलता है, जो विकिरण निकलता है, इसको सेंस करेगा। उस सेंस को क्या करने के बाद इसको विद्युत सिग्नल में संबंधित चेंज करेगा और आपके मॉनिटर पे आपको एक स्क्रीन पे ग्राफ के फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में दिखाएगा, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, जो भी ग्राफ आप बना दो उस फॉर्म में दिखाएगा। तो एक सेंस यहाँ से बनता है कि ये भी एक तरीके से जो इंफ्रारेड थर्मल हमने पढ़ा ना, उसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे गैर संपर्क होता है और यहाँ भी गैर संपर्क होता है। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, हम गैर संपर्क के रूप में लाते हैं। चलो नेक्स्ट होता है बेटा स्पीड मेज़रमेंट के लिए, गति मापने के लिए। ठीक है, तो स्पीड मेज़रमेंट के लिए आपको पता है कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि अगर मोटर की स्पीड नापनी है शाफ्ट की, तो हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते थे, है ना। स्ट्रेबोस्कोप होता है, टैकोमीटर होता है। ठीक है, गति नापनी है हवा की, तो एनीमोमीटर वहाँ पे हम पढ़े थे, एनीमोमीटर होता है। ठीक है, तो अलग अलग की जगह पे गति मापने के लिए अलग अलग हमारे पास तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आरपीएम नापना है तो हमारे पास स्ट्रेबोस्कोप भी होता है। ठीक है, तो गति मापने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक है, साइक्रोमीटर क्या होता है, देखो साइक्रोमीटर भी एक तरीके से वही काम करता है जो थर्मामीटर करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या क्या है ना कि तापमान का हम उपयोग करने के साथ ही साथ यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी का भी, मतलब आर्द्रता का भी हम मापन करते हैं। आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसका भी मापन होता है तो साइक्रोमीटर द्वारा। जैसे नमी, मॉइस्चर की भी हम मापन कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कि अगर कहीं, सिंपल सी बात, हमें कहीं सूखी गैस है, एकदम ड्राई एयर है ना, सूखा एकदम हवा इस फ्लो में कराना है, अगर इसमें कुछ मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं और आपको पता है कि आपकी मशीन को वो या आपकी ऑब्जेक्ट को परेशान या रोकेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मॉइस्चर कितना है, इसमें आर्द्रता कितनी है। ठीक है, तो उस आर्द्रता को रिमूव करने का काम हम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, दूर करना तभी हो पाएगा जब पता चलेगा कि हमारे पाइप में कितना मॉइस्चर है एयर के साथ साथ। तो इस तरीके से साइक्रोमीटर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं। ठीक है, फिर लक्स मीटर होता है बेटा। लक्स मीटर आपको पता है कि किस तरीके से प्रकाश में जो तीव्रता है, कितना ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी आ रही है, इसको हम मापन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी लाइट है कितना ज़्यादा आपके सरफेस पे इम्पैक्ट डाल रही है, कितना प्रभाव डाल रही है। ठीक है, तो उसके लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। और एनर्जी मीटर आपको पता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम ऊर्जा मापने के काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में कोई एनर्जी मीटर लगा है वही इसका एग्जांपल है। तो कितने बिजली का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके हिसाब से एक एनर्जी मीटर हमारे पास होता है। ठीक है, तो यही इसमें बेसिक चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। तो आप 4-5 पॉइंट है, इसको सबके बारे में 2-4 लाइन लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए नहीं, फिर आगे लेक्चर करेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में क्या प्रारूप होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।